जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो पॉलिटी की जो एमसीक्यू की हम लोग टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं डिटेल एनालिसिस के साथ। आपकी पूरी पॉलिटी से रिवाइज हो जाएगी। 9 लेक्चर में डाल चुका हूँ, पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, इसको अच्छे से फॉलो करिए। देखिए पॉलिटी को करने का क्या तरीका है, पहले बेसिक थ्योरी पढ़िए पूरी, ठीक है, प्लस PYQ देखिए, प्लस जो 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड हम क्वेश्चन देते हैं वो लगाइए, और पेड क्विज में आपको पेड क्विज लगवा देंगे। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज हर सब्जेक्ट की आपको ऐसी ही तैयारी कराता है। पहले बढ़िया थ्योरी पढ़ाते हैं, हम वीडियो क्लास देते हैं पेड ग्रुप में, फिर स्टडी मटेरियल देते हैं, उसको पढ़िए, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लगाइए, PYQ दे देते हैं, ठीक है। तो हर चैप्टर वाइज आपकी पूरी तैयारी हो जाती है। तो चलिए अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। तो आज का सेशन शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 136 से। तो 136 क्या कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? द फर्स्ट स्पीकर ऑफ यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछ सकता है आपसे। यूपी तो देख रहे हो लोकसभा चुनाव के बाद कितना न्यूज़ में बना हुआ है। तो कौन है दोस्तों? मदन मोहन शर्मा, आत्माराम गोविंद खेर, नफीकुल हसन या पुरुषोत्तम दास? तो कौन है? अगर आपको पता हो तो बताइए। बिल्कुल सही, पहले स्पीकर उत्तर प्रदेश के हैं पुरुषोत्तम दास। कौन है? पुरुषोत्तम दास। और भारत के पहले स्पीकर कौन थे? GV मावलांकर, ठीक है। इन दोनों को याद रखिएगा, पूछ सकता है पुरुषोत्तम दास, ठीक। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा से कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द लोकसभा फॉर द पब्लिक अकाउंट कमेटी? 7, 12, 15 या 17? तो देखिए लोक लेखा समिति या पब्लिक अकाउंट जो कमेटी होती है, इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं, ठीक है। तो 15 लोकसभा से हो जाएंगे, ठीक। और राज्यसभा से पूछता तो 7 हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जनगण मन का हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया था? When was the Hindi format of national anthem Jan Gan Man adopted by the Constitution Assembly? 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1951, 24 जनवरी 1952 या 24 जनवरी 1947 को दोस्तों? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। बिल्कुल, हमने जनगण मन को कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को। और बहुत ही लल्लू पंजू सवाल पूछो, जनगण मन किसने लिखा, वंदे मातरम किसने लिखा? कमेंट में आप बताइए, बिना देखे। अगर आपको पता है तुरंत पॉज करिए और कमेंट कर दीजिए दोस्तों। मैं जो भी सही सही उत्तर पहले देगा उसको पिन कर दूंगा। चलिए, भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया? AS आनंद, JS वर्मा, श्री रंगनाथ मिश्रा या MN वेंकट चलैया? कौन थे दोस्तों मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष? देखिए मानवाधिकार आयोग, अगर आपको टाइम ना पता हो तो याद रखिएगा 1993 में ये बना था, ठीक है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ईयर भी याद रखिए क्योंकि पूछ सकता है आपसे। और इसके प्रथम अध्यक्ष अगर पूछ लेगा तो आप बताओगे श्री रंगनाथ मिश्रा। श्री रंगनाथ मिश्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा मत, श्री रंगनाथ मिश्रा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तीनों सेनाओं की सेवाओं के विषय में किसका सैन्य सलाहकार होता है? टू होम CDS इज मिलिट्री एडवाइजर ऑन ट्राई सर्विस मैटर? तो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री को, भारत की गृह मंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को या भारत के रक्षा मंत्री को, किसको एडवाइजरी देता है? ये तो बिल्कुल डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया को पूरी तरह से एडवाइजरी देता है। कौन? जो हमारा CDS होता है। आपके बारे में CDS के बारे में आपको पता होगा। हमारे पहले CDS कौन थे? बिपिन रावत जी थे, जो कि प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी इनकी, 2019 में बने थे। प्रेजेंट CDS अगर आपसे पूछ ले प्रेजेंट में CDS कौन है, तो अनिल चौहान है। कौन है? अनिल चौहान जी है, याद रखिएगा, ये कुछ फैक्ट है, ठीक है। अनिल चौहान जी। दोस्तों 141 कह रहा है, भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है। इसे राजीव गांधी के प्रधानमंत्री के काल में पेश किया गया था। इट वॉज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ राजीव गांधी। यह राज्यसभा के मनोनीत सदस्य पर लागू होता है। इट इज एप्लीकेबल टू द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा। इसे संसद के बाहर के कृत्यों गतिविधियों के लिए लागू किया जाता है। इट कैन बी इन्वोक्ड फॉर एक्टिविटीज आउटसाइड द पार्लियामेंट। यह राज्यसभा के लिए सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया के दौरान लागू होता है। इट इज़ एप्लीकेबल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो दोस्तों देखिए, 10th शेड्यूल अगर आपको पता हो, राजीव गांधी ने ही लाया था 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तक 1985 में। एंटी डिफेक्शन लॉ से डील करता है ना, एंटी डिफेक्शन लॉ। तो पहला बिल्कुल सही है। और राज्यसभा के जो नॉमिनेटेड सदस्य हैं उन पर भी लगता है, क्योंकि उनको 6 महीने के अंदर एक पार्टी चुननी पड़ती है जब वो नॉमिनेट होते हैं, कि चाहे इस पार्टी में रहे चाहे वो उस पार्टी में, अगर उसके बाद चुनते हैं तो उनको बर्खास्त करा जाता है।
ठीक है, तो यानी दूसरा भी सही है। और इट कैन बी इन्वोक्ड फॉर एक्ट एंड एक्टिविटीज़ आउटसाइड द पार्लियामेंट, इसे संसद के बाहर के कृत्यों और गतिविधियों के लिए भी लागू किया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है ये भी। ठीक है, राज्यसभा के लिए सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया के दौरान लागू होता है, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, मतलब इट इज़ नॉट अप्लीकेबल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, उससे इसका मतलब नहीं है। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, थोड़ा डिटेल एनालिसिस में है, आ सकता है, पूछ सकता है आपसे। ठीक है, और दोस्तों इसकी एक बहुत शानदार चीज़ और है, एंटी डिफेक्शन। जैसे आपको पता था दल बदल को अगर आप करोगे एक पार्टी दूसरी पार्टी में तो दिक्कत होगी, पर ये मर्जर को अलाउ करता है। कितने मर्जर को? पहले क्या था, पहले ये था कि जो 1/3 इलेक्टेड मेंबर होते थे, कितने 1/3 इलेक्टेड मेंबर, उनको अलाउ करता था कि आप किसी भी पार्टी में मर्ज कर सकते हो। ठीक है, पर इसके बाद 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 जो आया था, उसमें इसको बदल के कर दिया गया 2/3 जो मेंबर होंगे वो फेवर में होने चाहिए। मान लीजिए, जैसे ये सवाल इस बार बन सकता है क्योंकि आप देख लो जोड़ तोड़ की सरकार बनी। जैसे मान लीजिए 240 सीटें आई हैं। ठीक है, अब 240 का 2/3 मैंने करा, ठीक है, 80 हो गया और इंटू 2, 160 अगर MP या MLA जा रहे हैं तो ये दल बदल नहीं माना जाएगा, है ना। तो हिस्ट्री याद रहेगी, पहले कितना था भैया, 1/3 था। ठीक है, 1/3 अगर मर्ज होते थे तो कोई दिक्कत नहीं, पर इसको अब चेंज करके कर दिया 2/3 पार्टी अगर मेंबर दूसरी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसमें दल बदल कानून नहीं लगेगा। आई होप आपको ये याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। संपत्ति का अधिकार निम्नलिखित में से कौन श्रेणी में शामिल है? राइट टू प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू विच कैटेगरी अमंग द फॉलोइंग? कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार या मानवीय अधिकार? तो दोस्तों राइट टू प्रॉपर्टी अगर आपको पता हो, पहले फंडामेंटल राइट आता था अंडर आर्टिकल 19, बट 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 से इसको हटा के लीगल राइट कर दिया गया था। ठीक है, और जो कि कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 300A में है। ठीक है, इसका आर्टिकल भी याद रखना, आपसे पूछ सकता है। चलिए, क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? हु प्रिसाइडेड ओवर द रीजनल काउंसिल? जो रीजनल काउंसिल होती है उसको कौन प्रिसाइड करता है? प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, राष्ट्रपति या रक्षा मंत्री? तो कौन करता है इसको, रीजनल काउंसिल को दोस्तों? होम मिनिस्टर करता है। ठीक है, जितनी रीजनल काउंसिल है, यूपी नॉर्थ से रिलेटेड, साउथ से रिलेटेड, वेस्ट ईस्ट, ये सब। ठीक है, ऐसे ही जोनल काउंसिल भी पढ़ा होगा आपने, उसको भी कौन करेगा? यही होम मिनिस्टर। राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? व्हाट इज द टेन्योर ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 8 वर्ष? तो जो विधान सभा है उसका तो 5 साल होता है और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का 6 साल होता है। ठीक है, कितना होता है? 6 साल, इसको याद रखिएगा। भारत में नागरिक सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑन विच डे इज दी सिविल सर्विसेज डे सेलिब्रेटेड? 2 मार्च, 22 मार्च, 28 मार्च या 21 अप्रैल? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विसेज डे, 21 अप्रैल को मनाते हैं हम लोग। कब मनाते हैं? 21 अप्रैल को मनाया जाता है ये। चलिए 146 देख लेते हैं। कह रहा है राष्ट्रीय वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू नेशनल फाइनेंस कमीशन। इसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कह रहा वित्त आयोग के जो सदस्य हैं उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, नंबर 1। दूसरा कह रहा है सदस्यों की पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती, मेंबर्स कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड। तीसरा कह रहा है इसकी सिफारिशें सलाहकारी होती, यानी इट रिकमेंडेशन आर एडवाइजरी। तो दोस्तों इसमें देखिए, नेशनल फाइनेंस, आपको फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल पता होगा 280 है। अब इसके जो चेयरमैन होते हैं और सदस्य होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। क्या इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती? बिल्कुल गलत है, वापस से रीअपॉइंट भी हो सकते हैं, ये वापस से रीअपॉइंट हो सकते हैं, इसको याद रखिएगा, यानी ये स्टेटमेंट गलत है। और ये सिर्फ एडवाइजरी नेचर के होते हैं, ये ठीक है, एडवाइजरी होता है, रिकमेंडेशंस आर एडवाइजरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के बारे में सवाल है। ठीक है, इसका वेतन व सेवा शर्तें राष्ट्रपति निर्धारित करता है। प्रेसिडेंट डिटरमाइन द इट्स सैलरी एंड सर्विसेज। कैग कार्यालय के प्रशासनिक व्यय भी भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ द कैग ऑफिस विल ऑल्सो बी वेटेड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो कौन सा इन दोनों में सही है ये आपको बताना है। देखिए कैग का आर्टिकल पता होगा आपको, आर्टिकल 148 में कैग डील करता है। ठीक, पहली चीज़। दूसरा, अब इसका वेतन सैलरी ये सब राष्ट्रपति क्यों करेगा? पार्लियामेंट का काम होता है, तो ये चीज़ गलत है। पार्लियामेंट टाइम टू टाइम अगर लॉ बनाना है कोई इसकी सैलरी और सर्विस कंडीशंस से, तो पार्लियामेंट के पास अधिकार होगा। क्यों भाई? क्योंकि ये 2nd शेड्यूल में दिया हुआ है कि इसकी सैलरी, पेंशन, ये सब तो संविधान को परिवर्तित करना पड़ता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, कैग कार्यालय के प्रशासनिक व्यय कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ भी खर्चा होगा वो भारत की संचित निधि से ही होता है, क्योंकि बताना पड़ता है, पार्लियामेंट से अप्रूवल लेनी पड़ती है ना, जब भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालते हैं। और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 266 में है, याद रखिएगा। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया कौन से में है? आर्टिकल 267 में है। ठीक है, ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जितने आर्टिकल बता रहा हूँ बस एक लेक्चर में अलग से बना दूंगा जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल कवर कर दूंगा, बस उतना ही आर्टिकल पढ़ लेना, उन्हीं में से मिल जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 148 कैग, 267 कंटीजेंसी फंड यानी जो इमरजेंसी में निकलता है,
कंसोलिडेटेड फंड 266 हो जाएगा, 280 फाइनेंस कमीशन हो गया आपका, ठीक है। और राइट टू प्रॉपर्टी जो है लीगल राइट है 300A में, यहीं से देखो 4-5 आर्टिकल निकला है। तो डेली ये सीरीज़ को फॉलो करोगे, डिटेल एनालिसिस के साथ मैं अच्छी रिवीजन आपकी करा दूंगा दोस्तों। व्यू नहीं आता इसलिए मैं रोक देता हूँ लेक्चर को, यार इतनी मेहनत से बनाओ, कम से कम व्यू तो आए कम से कम, है ना। तो आप लोग फॉलो नहीं करते हैं रेगुलर, एक दिन का जोश होता है बस। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद में चुनाव आयोग का निर्णय अंतिम होता है। इन द इलेक्शन रिलेटेड डिस्प्यूट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट द डिसीजन ऑफ इलेक्शन कमीशन इज फाइनल। ठीक है, थोड़ा सा एनालिसिस करके सोचना दोस्तों, आराम से इस सवाल का जवाब दे सकते हो, थोड़ा सा अपनी थिंकिंग कैपेसिटी को जनरेट करिए। उपराष्ट्रपति पद पर कोई व्यक्ति अधिकतम 3 बार निर्वाचित हो सकता है। अ पर्सन कैन बी इलेक्टेड ऑन द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट अप टू 3 टाइम्स। बताइए विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है ये बताना है। फिर से पढ़िए एक बार क्वेश्चन, पॉज करिए वीडियो और सोचिए थोड़ा, क्योंकि टेस्ट का क्या तरीका है, यही एकदम बैठ के एनालिसिस पावर अपनी करिए। सिर्फ वीडियो देखने से नहीं काम बनेगा, आपको अप्रोच भी करना पड़ेगा, है ना। तो आपकी अप्रोच क्या है वो देखिए। तो दोस्तों देखिए, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है, भारत में चुनाव से रिलेटेड जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल सुप्रीम कोर्ट का होगा। इलेक्शन कमीशन का कैसे हो सकता है ना। तो जो भी डिसीजन होगा वो किसका फाइनल होता है, सुप्रीम कोर्ट का। तो पहले ही सही नहीं है, गलत है। और कह रहा है उपराष्ट्रपति कितनी बार बन सकते हो, तो कितनी ही बार बन जाओ, इसमें कोई रोक ही नहीं है ना, कोई भी संविधान में मेंशन नहीं, नंबर ऑफ टाइम कितनी बार भी बन सकता है। दोस्तों आप क्या मुझे ये बता सकते हैं भारत में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहा है? अगर पता हो कमेंट में फट से बताइए दोस्तों, देखते हैं किसकी तैयारी सही चल रही है। चलिए, संविधान सभा की आखिरी बैठक कब हुई थी? व्हेन वाज द लास्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्ड? 15 अगस्त 1950, 20 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1949। कब अंतिम बैठक इसकी हुई थी दोस्तों? तो बिल्कुल 24 जनवरी 1950 को लास्ट बैठक हुई थी, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। चलिए, 150 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और मैं आशा करता हूँ ये आपको याद होगा। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं? हाउ मेनी स्टेट्स कम अंडर गुवाहाटी हाई कोर्ट? ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। गुवाहाटी हाई कोर्ट में कितने राज्य आते हैं? ये जैसे गुवाहाटी हाई कोर्ट है, 4, 5, 6 या 2? बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपको मुझे पता है नहीं पता होगा कई बच्चों को। तो देखो, सबसे पहले गुवाहाटी में असम आ जाता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश आता है, नागालैंड आता है और मिज़ोरम आता है, ठीक है। याद रखना, ये आपसे मैचिंग में पूछ सकता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार क्वेश्चन, आपसे मैचिंग में पूछ सकता है। तो असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिज़ोरम, ठीक है। गुवाहाटी हाई कोर्ट, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिज़ोरम, 4 हैं, भूलिएगा मत। भारत में कितने हाई कोर्ट है टोटल प्रेजेंट? 25 हाई कोर्ट है, ठीक है। इनमें से कॉमन हाई कोर्ट कितने हैं? 6। कॉमन मतलब जो एक से ज़्यादा को देखते हैं, जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट, ठीक है। याद रखना, मैं इस पे बताने सेपरेट वीडियो ला दूंगा, अभी ऐसे देख लो। बॉम्बे हाई कोर्ट ये गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, महाराष्ट्र इसका देखता है। मैं आपके थ्रू एक वीडियो बना दूं क्या इसका? कमेंट में बताइए जल्दी। कलकत्ता हाई कोर्ट, अब कलकत्ता और अंडमान निकोबार इधर इधर है तो ये उसको देख लेता है। केरल और लक्षद्वीप आसपास है, ये उसको देख लेता है, केरल और लक्षद्वीप। मद्रास, तमिलनाडु और पुडुचेरी को देख लेता है। और वहीं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ का कॉमन हाई कोर्ट है। बहुत ही आसान है। गुवाहाटी का बहुत पूछता है, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर, डिटेल एनालिसिस के साथ डेली इतना ही क्वेश्चन करेंगे आराम से, क्योंकि एग्जाम में बहुत समय है, दिसंबर तक एग्जाम में। थोड़ा पढ़ो, डेली पढ़ो, है ना, आराम से सब हो जाएगा, परेशान मत हो। डेली आप इसके पॉलिटी का रिवीजन करो बढ़िया, और मैं आपको टॉपिक वाइज PYQ करा रहा हूँ, उसका रिवीजन करो। वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही, इसको पढ़ो। बाकी कंप्लीट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे ऐसे ही कंप्लीट तैयारी अगर करना चाहते हो तो इसमें जैसे मैं आपको कम का रिवीजन कराता हूँ, उसमें आपको ज़्यादा वीडियोज़ में सब कंप्लीट तैयारी मिल जाएगी आपको इस नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके दोस्तों। अगर आप इन सब की PDF भी चाहते हो तो